गुलामी के भयावह अंधकार में टिमटिमा रहा था एक चराग। रोशनी भले ही कम थी, लेकिन उम्मीदों का प्रकाश संबल बना हुआ था। आजादी का आंदोलन अपने शबाब की तरफ खरामा खरामा बढ़ रहा था। एक माहौल बना हुआ था देश में स्वतंत्रता की आस को लेकर। सभी की हिस्सेदारी थी, लेकिन आज का युवा शायद ये नहीं जानता कि हिंदुस्तान में एक ऐसा वर्ग भी था जिसने अपने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और अन्वेषण से अंग्रेजों को वाजिब जवाब दिया था। वो वर्ग था हमारे महान वैज्ञानिकों का, जिनकी कोशिशों से विज्ञान का रोशन हुआ चराग। आज़ादी के समर में हर हिंदुस्तानी अपनी हिस्सेदारी तय कर लेना चाहता था। अमीरी, गरीबी, स्त्री, पुरुष, युवा, बच्चे सभी उम्र की परवाह किए बिना आज़ादी के उन्माद में डूबे हुए थे। इन्हीं में एक ऐसा वर्ग था जो अपने ज्ञान और विज्ञान के बल पर अंग्रेजों को बलहीन कर देना चाहता था, और इसमें हमारे युवा वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। ये एक ऐसा दौर था जब हर हिंदुस्तानी अपने परंपरागत तरीके से आजीविका कमाने में लगा हुआ था। पुरातन काल से ही हमारे देश में ऋषियों द्वारा स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक लंबी श्रृंखला मिलती है, जिसे कुटीर उद्योग नाम दिया गया। खेती बाड़ी के परंपरागत वैज्ञानिक आधार विकसित थे और हमारे किसान भरपूर फसल ले रहे थे। कुम्हार परंपरागत तरीके से निर्माण करने में पहले भी व्यस्त था और आज भी आंशिक बदलाव के साथ विश्व विख्यात है। गुलाम भारत में हस्तशिल्प अंग्रेजों की विध्वंसक नीतियों के बावजूद अपना वजूद बनाए रखने में कामयाब रहा। यही वजह है कि सन 1947 तक रेंगने वाला हस्तशिल्प और शिल्पकारों ने एक बार फिर सारी दुनिया को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। मुल्क के हालात बद से बदतर थे, और इन्हीं हालातों पर काबू पाने के लिए उस समय के वैज्ञानिक सारी दुनिया को ये बता देना चाहते थे कि हम पहले भी वैज्ञानिक थे और आज भी हैं। इसी क्रम में एक नाम उभर कर आता है जिसको भारतीय एडिसन कहा जाता है, और वो नाम है शंकर अबाजी भीसे। पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए 29 अप्रैल 1867 को मुंबई में जन्मे शंकर अबाजी भिसे ने सिर्फ 20 साल की उम्र में ही बॉम्बे में एक वैज्ञानिक क्लब की स्थापना की थी, और इसी उम्र में उन्होंने कुछ मशीनें और गैजेट्स भी बनाए जिन्हें देखकर अंग्रेज हैरान हो गए। शंकर अबाजी भीसे ने 20 साल की उम्र में सारी दुनिया के सामने वो गैजेट्स लाकर दे दिए जिसकी कल्पना शायद अंग्रेज भी नहीं कर सकते थे, और उन्होंने रेलवे स्टेशन के लिए एक ऐसा गैजेट तैयार किया ताकि रेलगाड़ियों का आवागमन बड़ी सुविधा के साथ हो सके। वक्त की नज़ाकत देखिए, ईश्वर ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया कि एक ब्रिटिश पत्रिका ने मशीन डिज़ाइन की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। शंकर अबाजी भीसे ने एक रात में 4 घंटे लगाकर एक मशीन का डिज़ाइन तैयार किया और प्रतियोगिता के लिए भेज दिया। सारी दुनिया को पछाड़ते हुए उन्हें विजेता घोषित किया गया, और उसके बाद शंकर अबाजी भीसे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विश्व विजेता ने ब्रिटेन जाने का फैसला किया, और जाते वक्त उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, जब तक मैं कामयाब नहीं होता या मेरा आखिरी पाउंड खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। कांग्रेस अस्तित्व में आ चुकी थी और दादा भाई नौरोजी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। शंकर अबाजी भीसे ने दादा भाई नौरोजी को अपने सारे वैज्ञानिक खोज और अन्वेषणों की बारीकी से जानकारी दी। इन सब के अलावा भीसे का सबसे बड़ा आविष्कार था भीसोटाइप। ये एक ऐसा टाइपराइटर था जिसने प्रिंटिंग उद्योग में क्रांति ला दी थी। दुनिया भर के निवेशकों ने इस आविष्कार को क्रांतिकारी माना था, और इस खोज ने
प्रिंटिंग उद्योग की काया पलट कर रख दी। गुलाम हिंदुस्तान के इस वैज्ञानिक ने करीब 200 आविष्कार किए, जिनमें से लगभग 40 आविष्कार उनके नाम पर पेटेंट भी हुए। दुनिया हिंदुस्तानियों की योग्यताओं से हैरान थी। कुछ लोग थे जो शंकर अबाजी भीसे के आविष्कारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि उनकी नज़र में तो हिंदुस्तान भूखा नंगा देश था। अंग्रेजों को तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि उनके रहमो करम पर जिंदा रहने वाले देश का कोई एक अदना सा व्यक्ति दुनिया की तस्वीर और तकदीर बदलने की ताकत रखता है। इस कड़ी में एक नाम और उभर कर आया, भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत के महान भौतिकी वैज्ञानिक थे। रमन ने प्रकाश की गति और उस पर दूसरी चीजों के पड़ने वाले प्रभाव का गहन अध्ययन किया, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। महात्मा गांधी देश के कर्णधार बन चुके थे और आम आदमी ही नहीं बल्कि उस समय के तत्कालीन वैज्ञानिक भी गांधी जी के सादा जीवन उच्च विचार से प्रभावित थे। और उनके एक चाहने वाले वैज्ञानिक थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय के मन में हमेशा आज़ादी की लौ जलती रहती थी। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रफुल्ल चंद्र राय को काफी कम वेतन मिलता था। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो अंग्रेजों ने ताना मारा कि आप इतने मेधावी हैं तो अपना शोध क्यों नहीं करते। इसके बाद उन्होंने अपने कमरे में ही प्रयोगशाला बना डाली, जिसे आज बंगाल केमिकल नाम से जाना जाता है। एक ही कमरे में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया और हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक विश्व विख्यात किताब प्रकाशित करके उन्होंने सारी दुनिया को ये बता दिया कि गुलामी की जंजीरें ज्ञान और विज्ञान को नहीं जकड़ सकती। वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय ने उस अवधारणा को भी झुठला दिया कि विज्ञान से जुड़े हुए लोग समाज और समुदाय से कटे रहते हैं। उन्होंने 1922 में आए बंगाल के भीषण अकाल में तमाम लोगों की आर्थिक मदद की और ऐसा कहा जाने लगा था उस समय कि गांधी जी के पास अगर 2 प्रफुल्ल और होते तो शायद बहुत पहले मिल जाता हमें स्वराज। वक्त अपने राज कभी नहीं खोलता, वो तो समय समय पर ऐसे ऐसे नायाब हीरे देता है कि देखने सुनने वाले भी हैरान रह जाते हैं। और इसी क्रम में एक नाम हमें सामने मिलता है, वो है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु भौतिकी, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के गहन अध्येता थे। रेडियो तरंगों के साथ ही उनकी पेड़ पौधों और भौतिकी के क्षेत्र में कई मौलिक खोज हैं। बसु ने पहली बार दुनिया को ये बताया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और वे भी सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। देश बेशक महात्मा गांधी जी के अनेक आंदोलनों में सक्रिय था, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग देशवासियों को हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों की हैरत अंगेज खोजों के बारे में जानकारी देने में व्यस्त रहा। आज भले ही दुनिया के खगोल शास्त्री अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हों, लेकिन जरा सोचिए, सीमित संसाधनों में एक हिंदुस्तानी गुलाम वैज्ञानिक ने हमें तारों के बारे में वो सारी जानकारियां दी जो शायद उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, तारों की गणना, उनकी उम्र, उनमें होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं इत्यादि सब कुछ बताने वाला एक हिंदुस्तानी ही था। मेघनाद साहा खगोल शास्त्री थे और उन्होंने साहा समीकरण का सिद्धांत दिया था, जो तारों की गति, उम्र, उनमें रासायनिक प्रक्रियाओं और दूसरी गणनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। आज़ादी की लड़ाई धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी थी। सिर्फ महात्मा गांधी के आंदोलन ही नहीं, बल्कि विभिन्न इलाकों में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भी मुहिम शुरू हो गई थी। अछूतों के अधिकारों को लेकर केरल में वाईकॉम आंदोलन से एक महिला बेहद प्रभावित थी, जिसे सारा देश अन्नामणि के नाम से जानता है। अन्नामणि भौतिक और मौसम वैज्ञानिक थीं।
वे केरल के एक संभ्रांत ईसाई परिवार से थीं। वे न सिर्फ आजादी के आंदोलन से प्रभावित थीं, बल्कि गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने हमेशा खादी के कपड़े ही पहने। पढ़ने की धुन उन पर सवार थी। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका यानी विश्वकोश की मांग की थी और उस समय इस पुस्तक को इंग्लैंड से मंगवाया गया था। कालांतर में उन्होंने मौसम वैज्ञानिक बनकर देश के लिए 100 से भी ज्यादा उपकरण बनाए, जिनसे मौसम की सटीक गणना और अनुमान लगाए जा सकते थे। भारतीय मौसम विज्ञान की आधुनिकता उन्हीं की देन है। यही नहीं, अन्ना मणि दुनिया की पहली वैज्ञानिक थीं जिन्होंने ओजोन परत की चर्चा की। आज इसी परत को देखकर वायुमंडल में कई तरह के अध्ययन होते हैं। तो आपने देखा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला वैज्ञानिक भी अपना अमूल्य योगदान दे रही थीं। रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और जीव जंतुओं को लेकर भी अथक प्रयास हो रहे थे। इतना ही नहीं, सेहत कैसे ठीक रहे इसको लेकर भी मुहिम जारी थी। प्रोफेसर ब्रह्मचारी की दवा यूरिया स्टिबामाइन ने कालाजार नामक रोग से हजारों लोगों की जान बचाई थी। इनके अलावा हमें 3 और लोगों के योगदान का उल्लेख मिलता है। इनमें से पहले थे 2 भारतीय पुलिस अधिकारी अजीजुल हक और हेमचंद्र। इन दोनों अधीनस्थ पुलिस कर्मियों ने कड़ी मेहनत और विश्लेषणात्मक पैटर्न विधि की मदद से फिंगर प्रिंटिंग को मानकीकृत किया था, लेकिन उनके काम का सारा श्रेय उनके बॉस पुलिस महानिरीक्षक एडवर्ड हेनरी ने ले लिया। इसी कड़ी में दूसरा नाम है नैन सिंह रावत का। उन्होंने ताजिकिस्तान सीमा से लगी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पूरे हिमालयी पथ का सफर किया। इस सफर के दौरान उन्होंने जो मार्ग निर्देशित किया, उसी के अनुसार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ऊपरी रास्ते का नक्शा तैयार किया गया। बाद में सर्वे ऑफ इंडिया को इससे काफी मदद मिली। और तीसरा नाम है कलकत्ता के राधानाथ शिखधर का। इन्होंने गणना करके पता लगाया था कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की वास्तविक ऊंचाई 29,029 फीट है। बाद में इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। भारत सरकार ने नैन सिंह रावत और राधानाथ शिखधर के सम्मान में 2004 में डाक टिकट जारी किया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी चरखे के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। वो वैज्ञानिक तो नहीं थे, लेकिन उनकी वैज्ञानिक सोच ने चरखे में बहुत सारे बदलाव किए और एक वक्त ऐसा भी आया जब 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का इनाम चरखे के बदलाव के लिए घोषित किया गया था। गांधी जी स्वयं कताई करते थे। यरवदा जेल में किसान चरखे को पेटी चरखे का रूप देने का श्रेय उन्हीं को है। गांधी जी के स्वर्गवास के बाद भी चरखे के संशोधन और प्रयोग का काम बराबर चलता रहा। भारत में चरखे का इतिहास बहुत प्राचीन होते हुए भी इसमें उल्लेखनीय सुधार महात्मा गांधी की कोशिशों के बाद ही हुआ। सबसे पहले सन 1908 में गांधी जी को चरखे के इस्तेमाल की बात सूझी थी। उस वक्त वो इंग्लैंड में थे। वे चाहते थे कि चरखा कहीं न कहीं से लाना ही चाहिए। कांग्रेस महासमिति ने 20 लाख नए चरखे बनाने का प्रस्ताव पेश किया था और उन्हें सारे देश में फैलाना चाहते थे। पटना में 22 सितंबर 1925 को अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई। धीरे धीरे महात्मा गांधी का ये प्रयास रंग लाया और लकड़ी के इस यंत्र ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेजों ने हमें भले ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक रूप से गुलाम बना रखा था, लेकिन वो प्रबुद्ध वर्ग की सोच, शोध, अन्वेषण और खोज को कभी गुलाम नहीं बना पाए। यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक बिना किसी सरकारी मदद के दुनिया को वो सब देते चले गए जिसकी किसी ने ना तो कल्पना की थी और जिसकी बेहद ज़रूरत भी थी।
सारी दुनिया को उन महान वैज्ञानिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने तमाम विरोध और विषम परिस्थितियों में रहकर भी विज्ञान और मानव समुदाय को नई दिशा प्रदान की। चिराग टिमटिमा जरूर रहा था, लेकिन अंग्रेज लाख कोशिशों के बावजूद उस चिराग को बुझाने में कामयाब कभी नहीं हो पाए और आजादी की लड़ाई में विज्ञान का रोशन हुआ चिराग।